सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज का जो लेक्चर है हम लोग उन एस्पिरेंट्स के लिए डिस्कस करेंगे जिन्होंने अभी मेंस दिया है और जो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं इंटरव्यू कॉल के लिए। तो यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है 25 नवंबर को। तो रिज़ल्ट जो है वो किसी भी टाइम धमाका कर सकता है। तो रिज़ल्ट के बाद सेम प्रोसेस आपको पता है, जिन लोगों का मेंस क्लियर क्वालिफाई होगा, जो लोग इंटरव्यू के लिए जिनको कॉल वो होगा, तो उनको डेफ सेकंड बनना पड़ता है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म सेकंड। तो उसके लिए हम लोग उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ गलतियाँ कर देते हैं कुछ। तो वो हम डिस्कस करेंगे कि वो आपको अपने डेफ को कैसे फिल करना है। सो लेट्स फोकस हियर। तो पहले होता है तीन चीज़ें जो होती है इंपॉर्टेंट आपको अपने डेफ में फिल करने के लिए। तो ज़्यादा तीन चीज़ों फोकस करना पड़ता है। तो फर्स्ट वो होती है आपकी सर्विस प्रेफरेंस। सबसे मेन इसका वो होता है कि ऑब्वियसली अब इतनी सारी सर्विसेज हैं जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, हमने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अब सारे हर सर्विस की अलग अलग जो पोस्ट है डिवाइड है, किस सर्विस को कितनी पोस्ट डिवाइड की गई है। तो हर मतलब एक जैसे ऑब्वियसली सबको ज़्यादा ड्रीम रहता है आईएएस के लिए। मोस्टली आईएएस आईपीएस या आईएफएस ज़्यादा प्रेफर करते हैं स्टूडेंट्स। तो तीन जो पोस्ट है सारे स्टूडेंट्स को तो नहीं दी जाएगी। तो इसलिए जो सारी पोस्ट है जिस तरह से आप अपने डेफ में फिल करते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी पोस्ट प्रोवाइड की जाती है। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि किस कंडीशन में कैसे क्या हम लोगों को वो करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं आईएएस की, जैसे कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स इसको पसंद करते हैं। और दूसरा ये कि अगर आपको बिज़ी रहना है, आपको डाइवर्सिफाई जॉब पसंद है, जैसे कि जब आप मिनिस्ट्रीज़ में जाएंगे तो कभी आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री में काम करने को मिलेगा, कभी आपको फाइनेंस में काम करने को मिलेगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करने को मिलेगा, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में अलग अलग पोजिशंस पे। तो अगर आपको डाइवर्सिफाई जॉब पसंद है, जैसे बिजी शेड्यूल पसंद है कि सीएम का कॉल आ रहा है, कभी पीएम का दौरा हो रहा है, या रात को 12-12 2 बजे तक कॉल आ रहे हैं, तो अगर डाइवर्सिफाई जॉब पसंद है, बिजी रहना पसंद है, तो फिर आप आईएएस को चूज़ कीजिए। उसके अलावा कुछ लोगों को रहता है वर्दी का शौक रहता है कि भाई वर्दी पसंद है या कुछ करना है, मतलब अगर ज़्यादा काम आपको करना है सोसाइटी के लिए, ज़्यादा आपको सेवा करनी है, तो वो आपको आईएएस में करने को मिले। जो आप लोग सोचते हैं ना कि मैं आईपीएस बन के बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए कुछ कर दूंगा, या कुछ लोगों की लिस्ट तैयार रखते हैं लोगों से वो करना है, तो वो वैसा आप एक रिस्ट्रिक्शन रहता है आईपीएस में। मानव अधिकार आयोग आपके पीछे पड़ जाएगा। यहाँ से आपको इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा। तो उसके बाद होता है फॉरेन सर्विसेज। अगर आपको ऑब्वियसली आउट ऑफ इंडिया रहना पसंद है, मतलब और फॉरेन पॉलिसीज़ में इंटरेस्ट है, मतलब इंडिया के जो बाहरी रिश्ते को सुधारना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए आप चाहे तो फिर आईएफएस चूज़ कर सकते हैं। जैसे आईएफएस में होता है कि 9 8 9 9 10 साल के बाद आपको किसी छोटे कंट्री का राजदूत बना दिया जाता है। उसके बाद 14 साल के बाद थोड़ी एक अच्छी कंट्री का, उसके बाद 18 साल की जॉब के साथ आपको शायद हो सकता है यूएस या यूके का राजदूत एम्बेसडर बना दिया जाए। तो वर्ल्ड में अलग अलग जगह रहने को मिलता है, इंडिया के फॉरेन रिलेशंस मेंटेन करने को मौका मिलता है, एक अलग ही वो होता है। तो हर जॉब का अपना अपना एक अलग अलग प्रेफरेंस है। तो अगर आप वही इसमें शेड्यूल वाइज बता रहा हूँ कि अगर आपको किस वाइज क्या क्या वो करना है, जैसे हम लोग नंबर डाल के रखा हूँ, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपने डेप में फिल करना है। उसके बाद होती है नेक्स्ट जो होती है आईआरएस। इसमें भी दो कैटेगरी आपकी जा चुकी है, एक आईटी हो गया आपका और एक जीएसटी हो गया। तो जस्ट कि आपको अपनी फैमिली के पास रहना है और आपको फॉरेन सर्विसेज नहीं चाहिए, तो जस्ट और चार, तो फिर आप आईआरएस चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है सॉरी, जैसे कि अगर आपको 10 से 6 की जॉब पसंद है, उसके बाद अपना टाइम अपने फैमिली के साथ आप बिताना चाहते हैं, ज़्यादा झिकझक वाला काम नहीं चाहिए, मतलब ऑफिस टाइम में अपना काम खत्म करके बाद में कोई कॉल आपको डिस्टर्ब ना करे, अपनी फैमिली के साथ अपना टाइम स्पेंड कर सके प्रॉपरली, तो फिर आप इसको चूज़ कीजिए, इंडियन ऑडिट अकाउंट सर्विसेज को। यहाँ भी तो जो आपका ऑफिस का काम है 10 से 6 आप उसी में बिजी रहेंगे। उसके बाद आपको कोई ज़्यादा इतना कॉल करके परेशान नहीं करेगा। प्रमोशन के बाद जो है कैग होता है सीएजी। तो सीएजी की जो नीचे की रैंक होती है वहाँ तक आप पहुँच सकते हैं अपने रिटायरमेंट से पहले तक। बट जो सीएजी की रैंक होगी वो यही बंदा आके संभालेगा मतलब आईएएस आपके ऊपर आकर ही बैठेगा। तो आप सेकंड सीएजी की सेकंड रैंक तक, मतलब उससे जो नीचे की रैंक होती है वहाँ तक पहुँच सकते हैं प्रमोशन ले लेकर। बट सीएजी के रैंक में तो यही आपको आएगा वो करेगा। उसके बाद नेक्स्ट होती है इसी इसी रैंक में इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। तो सेम वही, ज़्यादा अगर आपको अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, ज़्यादा काम वो नहीं करना है, तो
दिल्ली में रहना, वैसे मिनिस्ट्री से सारी पे दिल्ली में ही आपको वो करना पड़ेगा। उसके बाद ये होती है इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विसेज, मेरा वाला एरिया सॉरी। तो सेम डिफेंस का वो होता है। उसके बाद एक कैटेगरी आती है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। मतलब इससे पहले जिस रेलवे की 4 अलग अलग कैटेगरीज हुआ करती थी, तो अगर 2 साल पहले की बात करें तो फिर हम इसको 3rd नंबर पर रखते हैं। बट अब चारों कैटेगरीज को मर्ज कर दिया गया, तो चारों में एक अलग अलग, मतलब जैसे 4 कैटेगरीज को मर्ज करके आपको एक कैटेगरी बनाया गया है। तो उसमें सबसे ऊपर की होगी ओबियसली उसको नीचे वाले के लिए इक्वल आ जाएगी, नीचे वाली ऊपर वाले इक्वल आ जाएगी। तो फिर इतना प्रेफर या फिर इतना वो नहीं करते, तो इसको हमने 4th नंबर पर रखा है कि इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है। उसके बाद डैनिक्स और डैनिक्स जो होता है दिल्ली अंडमान निकोबार इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जो दिल्ली में आसपास रहना चाहते हैं जो, तो वो हो सकता है ऑब्वियसली, जैसे आपको आईएएस बनने का शौक है या उसका दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विसेज, आईएएस आईपीएस बनने का शौक है बट रैंक कम आई है, तो उसके हिसाब से फिर आप इनको प्रेफर कीजिएगा, इनको अपने डेप में ऐसे जगह फिल करिएगा आपको लग रहा है कि आपकी रैंक नीचे आने वाली है, बट आपको संभालना प्रशासन नहीं है, पुलिस सर्विस ही है। तो फिर आप इनको ऐसे अपने डेप में फिल कीजिए ताकि अगर आपको लग रहा है आपकी रैंक नीचे आने वाली है हिसाब से, तो आप यहाँ आके अपना जो धौफ है वो जमा सके अपनी जॉब का। सर होती है पौंडीचेरी सिविल सर्विसेज या पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। तो सेम वही चीज़ होती है कि जैसे आने वाले टाइम में साथ और अलग यूटीज़ का अलग अलग, जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज, जम्मू कश्मीर पुलिस सर्विसेज और अलग यूटीज़ का भी बन सकता है। तो इनको बस प्रेफर करूँगा जो साउथ इंडियन लोग हैं वो इसको वो करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज का वो रहता है, तो उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज रहती है। बाकी अगर आपको वही मतलब यहाँ के जो जैसे पीसीएस सर्विस होती है, स्टेट पीसीएस सर्विस एसडीएम लेवल की, तो ये आपको वहाँ पे उसके लेवल की जॉब मिलने वाली है। तो ठीक है, यहाँ पे आप आईएएस नहीं बन रहे हो, यहाँ पे आप आईपीएस नहीं बन रहे हो, यहाँ पर आके आप बन सकते हो। उसके बाद होती है आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर सर्विसेज। उसके बाद इंडियन ट्रेड सर्विस, और ये जो लॉ लॉ जिनका लॉ बैकग्राउंड है वो उसको ऐसे चूज़ कर सकते कि तो उनके बैकग्राउंड की जॉब उनको करने को मिले। फिर होती है इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो इसमें ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, योजना, कुरुक्षेत्र, मतलब आजकल इसमें इतना कुछ करने को काम बचा नहीं, क्योंकि वैसे ये योजना कुरुक्षेत्र तो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं बट दूरदर्शन में ऑल इंडिया रेडियो को इतना यूज़ लोग करते नहीं हैं। उसका नेक्स्ट होती है आईपीएस। बोलेंगे आईपीएस सेकंड नंबर से 11th नंबर पे आ गई, तो ये होती है इंडियन पोस्टल सर्विसेज, जो पोस्ट ऑफिस की सर्विसेज होती है। तो ये पोस्ट, अब ये आपको बोलने के लिए बेटर है कि शादी के टाइम पे बोल सकते हैं आईपीएस हूँ बाद में पता चले तो भाई बंदा पोस्टल सर्विस में है, एक अलग इशू है। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विसेज, तो ये जो आप अपनी जॉब है जिसके अकॉर्डिंग आपको जो आपको जिसे प्रेफरेंस देंगे उस अकॉर्डिंग आपको जॉब मिलेगी। जैसे कुछ लोगों को होता है वर्दी का शौक है, भाई वर्दी ही चाहिए, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं, तो फिर वो उनके डेप्थ में मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फर्स्ट पे आईपीएस डालिए, उसके बाद डेनिस डालिए दिल्ली इंडियन पुलिस सर्विसेज, उसके बाद आप डाल दीजिए पौंडीचेरी पुलिस सर्विसेज। उसके बाद आप यहाँ पे भी मतलब आपको वर्दी का जो शौक है वो आपको पूरा हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं जोन की। तो जोन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जोन में क्या होता है, एक आपको अपना जोन, जैसा आपका एक स्टेट है, बोले एक जोन में आएगा, अगर आप अपना स्टेट, जिस जोन में आपका स्टेट आप उसको पहले चूज़ कर रहे हैं बट अपने स्टेट को पहले चूज़ नहीं कर रहे हैं, जैसे 1:1 का, तो आपको अपना जो होम स्टेट है वो नहीं मिल रहा। मतलब आपको अपना जिस जोन में आपका स्टेट है उसको आपको पहले चूज़ करना है, प्लस उसके बाद जो आपका स्टेट है उसको भी आपको पहले चूज़ करना है। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ, अगर मैंने अपने टाइम में इसे कैसे फिल किया था या फिर मैं ऐसे कैसे फिल करूँगा बता रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो पहले बात करें तो ये 5 जोन्स है, 5 जोन्स में अलग अलग आगमोद हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। सेकंड में है यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा। थर्ड में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। एंड फोर्थ में है वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड। एंड तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। तो अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैंने ऐसे कैसे फिल किया था अपने टाइम में, अब मैं ऐसे कैसे फिल करूँगा, तो मैं अपने अकॉर्डिंग बात करूँ तो मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा 3rd नंबर को, क्योंकि एमपी मेरा होम स्टेट है। और अगर इसमें भी उसका चूज़ करना मुझे तो मैं 1st नंबर पे एमपी चूज़ करूँगा।
बस क्योंकि मेरा होम स्टेट है इसलिए मुझे पहला वही जोन चूज़ करना, उसका सेकंड भी अपना होम स्टेट चूज़ करना। सेकंड मैं प्रेफरेंस दूंगा छत्तीसगढ़ को, क्योंकि नियर बाय है, तो मतलब होम टाउन से नियरेस्ट मैं अपनी फैमिली को थोड़ा सपोर्ट कर सकता हूँ उस पर्पज़। ऑनेस्टली आपको जवाब देना, अगर आपसे पूछते हैं कि इंटरव्यू में आपने किस चीज़ से पर चूज़ किया पर्पज़ से, तो ये मत बोलना कि मुझे नक्सलाइट एरिया तो उसे टैकल करना है इसलिए मैंने उसे चूज़ किया। भाई हाँ, आप जो नेचुरल हैं वैसा आपको बोलना है। ज़्यादा फेंकने वाला काम मत करना, पकड़ा जाओगे और आपके लिए गलती हो जाएगी। जो नेचुरल है, जैसे मेरा अपना बोला नहीं, मेरा होम स्टेट एमपी है, मैंने उसे चूज़ करना है। उसका छत्तीसगढ़ मेरे होम टाउन से पास पड़ता है, तो अपनी फैमिली के साथ सपोर्ट कर सकता हूँ। वहाँ से कुछ इमरजेंसी पड़ती है इसलिए छत्तीसगढ़ को प्रेफर कर रहा हूँ। उसके बाद मैं चूज़ करूँगा महाराष्ट्र, देन 4th नंबर पे गुजरात। उसके बाद अगर हम बात करें, तो अगर मैं सेकेंड नंबर पे जो जोन चूज़ करने वाला हूँ, वो जोन अगर मैं चूज़ करूँगा तो वो होगा ये। हालांकि आमतौर पे लोग यूपी बिहार से घबराते हैं, बट मेरा सेम है कि मेरा होम स्टेट पास है इसलिए मैं चूज़ करूँगा। और उसमें भी अगर मैं चूज़ करूँगा तो फिर फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में बिहार चूज़ करूँगा, थर्ड झारखंड एंड फोर्थ उड़ीसा एज इट इज़। और अगर थर्ड नंबर पर मुझे जो जोन चूज़ करना पड़ेगा, तो वो जोन मैं चूज़ करूँगा थर्ड नंबर पे, फिफ्थ जोन साउथ है। ऑब्वियसली बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे जो चूज़ करूँगा। और अभी स्टेट की बात करें तो फिफ्थ जोन के किस स्टेट को सबसे पहले अगर मैं प्रेफरेंस दूंगा, तो वो होगा फर्स्ट आंध्र प्रदेश, सेकंड तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, फिफ्थ पे तेलंगाना। उसके बाद जो फोर्थ जोन है वो मैं चूज़ करूँगा दिस वन। तो अगर इसमें मैं प्रेफरेंस दूँ तो फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा मैं आगरा को, सेकंड प्रेफरेंस मेरी होगी उत्तराखंड, नेचुरल मुझे पसंद है इसलिए। थर्ड प्रेफरेंस मेरी होगी हरियाणा, सॉरी हिमाचल प्रदेश, एंड फोर्थ प्रेफरेंस मैं दूंगा राजस्थान को, फिफ्थ पंजाब, नेक्स्ट सिक्स हरियाणा। फिफ्थ नंबर पे जो फिफ्थ फोर्थ जोन बचता है, फिफ्थ ऑब्वियसली ये बच ही रहा है, तो फिर फिफ्थ पे यही आने वाला है। तो ऐसे करके आप अपनी जो जॉब से मतलब सर्विसेज है उसे फिल कर सकते हैं, और जो जोन है उसे आप फिल कर सकते हैं जिस अपने, ताकि आपको पॉसिबिलिटी हो कि आपका जो होम स्टेट है उसे आप वो कर सकते हैं। उसका एक चीज़ होती है जो डिसेबल कैटेगरी होती है, जो दिव्यांग लोग होते हैं, तो उनके लिए होता है कि उनके लिए इतने ऑप्शन नहीं होते, उनके लिए सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं कि उन्हें सिर्फ 2 है, तो उनका जो होम स्टेट है वो चूज़ करना पड़ता है, सेकंड कोई एक सपोर्टिंग में कोई दूसरा स्टेट को चूज़ कर सकते हैं। उनके अलावा पास तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। जैसे अगर उन्हें उनका है होम स्टेट जो उन्होंने चूज़ किया वो उन्हें मिलता है तो वेल एंड गुड, और फिर जो सेकंड उन्हें जो स्टेट मिलता है जो चूज़ किया, फिर उन्हें वो मिलना ही पड़ेगा। और अगर वहाँ उस स्टेट में जिस रैंक पे उनका सिलेक्शन हुआ है उस रैंक की जॉब नहीं होती है, तो फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वहाँ उनके लिए जॉब प्रोवाइड कराती है, उनके लिए जॉब का अरेंजमेंट करके देगी कैसे भी करके, और उसी जॉब के लिए उसी रैंक के लिए। तो आगे हम डिस्कस करते हैं। जो चूज़ करना है वो आपके जो अचीवमेंट्स हो सकते हैं, जो अपने स्पोर्ट्स में या अपने मतलब स्कूल टाइम में या कॉलेज टाइम में आपको प्राइजेस मिले हो। जैसे प्राइज़ हो गया आपको कुछ स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे, अपने स्कूल या कॉलेज टाइम में जैसा आपको कुछ प्राइज़ मिला हो तो वो आप उसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। कोई मेडल मिला हो तो आप उसको फिल कर सकते हैं उसके बारे में। या स्कॉलरशिप मिली हो आपको, जस्ट लाइक NTSC की या JRF या फिर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल या फिर कोई भी स्टेट लेवल की स्कॉलरशिप आपको मिली हो तो आप उसको फिल कर सकते हैं। जैसे पहले UPSC क्या होता था कि पहले 2 साल पहले तक ये होता था कि आप अपने डेट में अपना कुछ भी अचीवमेंट्स लिख दो, मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने ये तीर मारा, ये यहाँ पे ये पहाड़ उठाया, ये किया, तो वो आप कुछ भी अपने डेट में लिखते थे, UPSC उसको मान लेता था, मतलब आपसे कोई प्रूफ नहीं मांगता था। बट अब वो बोल रहे भाई आप आपने अच्छा नेशनल चैंपियन हो, अच्छा हाँ ठीक है, अपना नेशनल का सर्टिफिकेट लगाओ। अच्छा आपने वो पहाड़ उठाया था, अच्छा तो उसका सर्टिफिकेट ला के लगाओ। मतलब अब वो प्रूफ मांगता है कि भाई अपने जो आप फिल कर रहे हो साथ में उसका सर्टिफिकेट अटैच करो। अभी होता है कि जैसे आप आपने कोई चीज़ फील की है, जस्ट उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो कोई अपने स्पोर्ट्स में आपने कुछ अचीवमेंट किया हो, या अपने आप NCC में रहो अपने स्कूल कॉलेज टाइम में, या NSS में रहे हो, तो वो आपको फिल कर सकते हैं आप। उसके बाद होता है कि पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन या लीडरशिप इन स्कूल कॉलेजेस।
जैसे आप अपने स्कूल्स में ऐसा होता था कि जो हेड बॉय होते थे या क्लास के मॉनिटर होते थे, जो लीडरशिप होती थी, तो वो आप फिल कर सकते हैं। या फिर जैसे स्कूल्स में, कुछ स्कूल ना बड़े बड़े स्कूल्स में हाउसेज होते हैं, तो आप उस हाउस के लीडर रहे हो, तो वो आप पता कर सकते हो। उसका होता है, नेक्स्ट होता है आपका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या आपका इंटरेस्ट। तो ये ना बहुत सोच समझ के फिल करने वाली चीज़ होती है। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी उठा के फिल कर दिया। फिल तो आप कुछ भी उठा के कर दो, लेकिन जब वहाँ जाओगे ना, तो वो आपको कुछ भी उठाकर जो आप फिल करके आए हो, उस पर बैठ के मजे लेने वाले हैं। तो जैसे आप इंटरेस्ट अपनी हॉबी की बात करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो है एक्टिव अपना इंटरेस्ट अपना वो करें, ना कि पैसिव इंटरेस्ट। एक्टिव इंटरेस्ट जस्ट लाइक कि ऐसा आप बोल रहे हैं कि भाई जैसे आपको सिंगिंग पसंद है, ठीक है, म्यूजिक पसंद है, मतलब मैं सजेस्ट करूँगा कि आप जैसा अगर आप अच्छा गाना गाते हैं, तो आप बोलिए कि मुझे सिंगिंग पसंद है, मतलब एज कम्पेयर टू पैसिव, मतलब क्या सुनना पसंद है, आलसी वाला काम नहीं, मतलब ऐसे इंटरेस्ट, ऐसी हॉबीज दिखाइए अपनी जिसमें आप एक्टिवली उसमें अवेलेबल रहें, उसमें एक्टिवली परफॉर्म कर सकें, ताकि पैसिव वाइज आप उसको बैठ के देखें या फील करें। उसके बाद जैसे कोई स्पोर्ट्स का है, तो स्पोर्ट्स का हम हमेशा सजेस्ट करेंगे कि अगर उस स्पोर्ट्स के और आपको सब कुछ पता हो, आपने वो स्पोर्ट्स खेला हो, उसको एंजॉय किया, उसके बारे में आपको एक चीज़ पता हो, तो आप इस स्पोर्ट्स को फील कीजिए। जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल, जो भी स्पोर्ट्स आप खेलते हैं। अदरवाइज़ आपने जस्ट क्यों आपने अपनी गली में क्रिकेट खेला है जैसे बैट बॉल से, उसके बाद आपने चलो भाई मैं बचपन से क्रिकेट खेलता हूँ, अपनी गली में क्रिकेट फील कर दिया। बट वो लोग जो बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो क्रिकेट के बारे में पूरी जानकारी लेके बैठे हुए हैं। तो वो मतलब किसी भी स्पोर्ट्स का चलो जानकारी क्या होती है कि क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना भाई, कि भले उन्हें उन्हें आंसर ना पता हो, फेल आपने किया, आंसर तो आपको देना है उस चीज़ के बारे में। तो वही चीज़ होती है कि जिसके आपको पूरी जानकारी हो। जैसे कोई बोलता है कि भाई मुझे फोक म्यूज़िक पसंद है, तो फोक म्यूज़िक पसंद है, इट्स ओके, बट फोक म्यूज़िक के बारे में आपको डिटेल जानकारी होनी चाहिए। तो अगर आप अपने डेफ में कुछ भी फिल कर रहे हैं, तो अपने डेफ फिल करने के बाद इंटरव्यू के टाइम से पहले तक, उस बीच के टाइम में उस पूरी जो हॉबी आपने फिल की है, उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो नोट डाउन, मतलब इन्फॉर्मेशन निकाल के अपने माइंड में सेट कर लीजिए। होती है सोशल टच, मतलब एक बहुत ज़्यादा आपको दिखावा नहीं करना है कि मैं बहुत ज़्यादा सोसाइटी के लिए कुछ करने आया हूँ, वुमेंस के लिए या ओल्ड सोसाइटी के लिए या ट्राइब्स के लिए, बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना है। क्योंकि 22 से 25 साल की एज में मैं मान सकता हूँ, 21 साल की एज के बाद आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, एक 21-25 की एज में, ठीक है। इस एज में आप इतनी बड़ी बड़ी बातें आप इतना सोच सकते हैं, करना तो दूर की बात है। तो अगर आप वहाँ करके वो बातें फेंक रहे हैं ना, समझ जाएंगे, मतलब बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करें, अपने आप को बहुत बड़ा सोशलिस्ट दिखाना है, नहीं। जो नॉर्मल है, जिस एज में आप जितना आपने पढ़ा है अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जितना आपने ऑब्जर्व किया, जितना आपने फील किया, आपको उतना ही यहाँ पे शो ऑफ करना है। तो दूसरा होता है कि बहुत ज़्यादा अपने आपको इलाइट क्लास है, आप बहुत ज़्यादा एलिटिज्म शो नहीं करने की, जैसे कि मुझे बाइक रेसिंग पसंद है, कार रेसिंग पसंद है, स्टंट करना पसंद है, नहीं। एक नॉर्मल इंसान, जो एक आम इंसान रहता है अपनी नॉर्मल सोसाइटी में, उसके लेवल पे आपको बताना है। और जो तो आपकी एज के इंसान जो सोचते हैं नॉर्मल इंसान, वो आपको अपने आप को शो करना है। अपने आप को यहाँ आपको बहुत ज़्यादा हवाबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आप यहाँ पे आप किसी लड़की को इम्प्रेस करने नहीं जा रहे हो, ठीक है, मतलब गर्लफ्रेंड बनाने या लड़की देखने नहीं जा रहे हो, आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने आते हो। जितने ज़्यादा आप अपने आप को काम रखोगे, जितने आप अपने आप को सिंपल शो करोगे, उतना सिंपल, उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। और यूपीएससी ने अपने नोटिफिकेशन में बताया कि उसे किस टाइप के कैंडिडेट चाहिए, कैंडिडेट्स में उसको कौन कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए जो उसे सिविल सर्विस सर्वेंट बना सकती है। तो वो क्वालिटीज़ में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, मैंने नोट करके रखी हुई है। तो फर्स्ट होता है आपका मेंटल कैलिबर। तो मेंटल कैलिबर में होता है नॉट ओनली, जिस यूपीएससी ने अपने उसमें लिखा होगा, सेम वर्ड आपको है, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेंटल कैलिबर में है कि नॉट ओनली इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज बट ऑल्सो सोशल ट्रेड, मतलब इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़ के अलावा मतलब आपका इंटेलेक्चुअल लेवल तो हाई होना चाहिए, बट सोसाइटी के बारे में आप क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, वो आपको पता होना चाहिए। क्या होती है मेंटल अलर्टनेस, वही कि अब जॉब में आपको पता नहीं कि आपको कब किस टाइम पे किस कंडीशन को फेस करना पड़ जाए, तो वो मेंटल अलर्टनेस आपके अंदर होनी चाहिए कि जस्ट आप कोई एक्शन ले सके किसी भी चीज़ को लेकर। क्रिटिकल पावर ऑफ असिमुलेशन, उसका नेक्स्ट है क्लियरली एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन। लॉजिकल वो होना चाहिए कि किस चीज़ में आप, जैसे जैसा आपको बाद में जाके जॉब करना है, वैसा आपको अपने आप अपनी मेंटलिटी वैसे आपको बनानी पड़ेगी, वैसे आपको अपनी पर्सनालिटी बनानी पड़ेगी। क्योंकि वही मेंटलिटी लेकर आप उस जॉब को परफॉर्म, मतलब आप जॉब में काम कर पाएंगे ना। तो यूपीएससी वही क्वालिटीज़ आपके अंदर देखते हैं, यानी कि आप सेलेक्ट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम आप आईएएस बना देंगे, आईपीएस बना देंगे, नहीं।
आपके अंदर वो क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो यूपीएससी को दिखेगा, तब वो आपको वो जॉब देगा। उसके बाद होता है बैलेंस ऑफ जजमेंट। जजमेंट में बैलेंस होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग खुद हम लोगों ने पढ़ा भी था, मतलब पढ़ेंगे हम लोग एथिक्स में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो वही चीज़ आपके अंदर होनी चाहिए। तो वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड लीडरशिप, एंड होता है लास्ट है इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, इंटेलेक्चुअल एंड मोरल इंटीग्रिटी। सो ये हमारा